प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कौन सा यंत्र भूकंपीय हलचल एवं तरंगों का मापन करता है? तो कौन सा भूकंपीय हलचल और तरंगों का मापन करता है? तो कौन है वो? सिस्मोग्राफ है। कौन है? सिस्मोग्राफ है। जो भूकंपीय तरंगों की हलचल एवं तरंगों का मापन करता है वो सिस्मोग्राफ है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सा एक प्राकृतिक आपदा है? तो आग है, सूखा है, बाढ़ है। आग है, सूखा है, बाढ़ है। उपयुक्त सभी हैं। बाढ़ का कारण है। बाढ़ का कारण कौन सा है? अत्यधिक वर्षा है, बांध और तटबंध टूटना है, भूस्खलन है। उपयुक्त सभी हैं। अत्यधिक वर्षा है, बांध है तथा तटवर्ती टूटना है तथा भूस्खलन है। उपयुक्त सभी है। सूखे के परिणाम स्वरूप कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। पशुपालन कार्य नहीं हो पाता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। उपयुक्त सभी हानियाँ हो सकती हैं। तो सूखे से सभी ये हानियाँ हो सकती हैं। पशुपालन कार्य नहीं हो पाएगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी तथा कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। उपयुक्त सभी। भूकंप की तीव्रता का पैमाना है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? रिक्टर स्केल का। सुनामी के समय समुद्र में यात्रा करने वाले जलयान की सुरक्षा का उपाय क्या है? तो सुनामी के समय समुद्र में यात्रा करने वाले जलयान की सुरक्षा का उपाय क्या है? तो जलयान की सुरक्षा का उपाय है कि यथाशीघ्र गहरे समुद्र की ओर बढ़ें। कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है तो बिजली संकट प्राकृतिक आपदा नहीं। सूखा है, बाढ़ है, सुनामी। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जबकि अन्य नहीं हैं। मानव जनित आपदा आतंकवाद भूस्खलन है। तो मानव जनित आपदा कौन सा है? तो आतंकवाद है, टेररिज्म है, आतंकवाद माना जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रक्रिया की स्थापना क्यों की गई? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रक्रिया की स्थापना क्यों की गई? विभिन्न आपदाओं को नियंत्रण करने और नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए की गई है। कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताना है। कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाएं उनके नाम बताना है। तो कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? तब भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है। भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, चक्रवाती तूफान है, बादल का फटना है, समुद्री लहरें हैं। तो भूकंपी बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, चक्रवाती तूफान है तथा बादल का फटना है, समुद्री लहरें हैं। बाढ़ से क्या आशय है? सामान्य रूप से थल भाग वाले क्षेत्र में जल समाप्त हो जाता है। सामान्य रूप से थल भाग वाले क्षेत्र में जल व्याप्त हो जाता है तो इसी को बाढ़ कहते हैं। सामान्य रूप से थल वाले भाग के क्षेत्र में जल व्याप्त हो जाता है, इसी को बाढ़ कहा जाता है। सूखा क्या है? किसी क्षेत्र में कृषि पशुपालन तथा मनुष्यों की सामान्य आवश्यकताओं से कम मात्रा में जल उपलब्ध होना। आवश्यकता से कम मात्रा में जल उपलब्ध होना किस क्षेत्र में? तो कृषि पशुपालन तथा मनुष्य के सामान्य आवश्यकता से कम मात्रा में जल उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है? तो सूखा। सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है? तो सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है? तो सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है? समुद्र के बंदरगाह और तट की दिशा में। सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है? तो लहरों की दिशा समुद्र से बंदरगाह या मतलब तट की दिशा में होती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में किस शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है? तो प्राइमरी एजुकेशन है जिसको अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है।
हमारे देश में किस शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया? तो प्राइमरी शिक्षा को। शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर की शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है? तो उसे अपव्यय की समस्या कहा जाता है। किसकी समस्या? तो अपव्यय की समस्या। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण कौन से हैं? तो निर्धनता है, जीविकोपार्जन के अति आवश्यकता है तथा अच्छे एवं योग्य अध्यापकों का अभाव। अच्छे एवं योग्य अध्यापकों का अभाव है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त सभी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण क्या है? तो निर्धनता भी है, जीविकोपार्जन की अति आवश्यकता भी है, अच्छे और योग्य अध्यापक का अभाव भी है। उपयुक्त सभी कारण हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 2000 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो 2000 में। अपव्यय और अवरोध की समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? तो अपव्यय अवरोध की समस्या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारत में शैक्षिक स्तर पर निम्नलिखित में कौन से कारक हैं? तो भारत में शैक्षिक स्तर निम्न होने के अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है, विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है, शिक्षण सामग्री का अभाव है। उपयुक्त सभी शिक्षण सामग्री का अभाव है। असंतोषजनक प्रगति के कारण किसी छात्र का एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुकने की समस्या को क्या कहलाता है? एक से अधिक वर्ष तक रुकने की समस्या को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध की समस्या। शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 से 1987 के बीच स्थापित किया गया। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना सन 1989 में हुई। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1989 में हुई। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर या 5 सितंबर? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार में प्रमुख बाधा दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन है। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार में प्रमुख दोषपूर्ण भाषा, शिक्षा प्रसाधन एवं धन की प्रचुरता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। भारत में शिक्षा प्रचार प्रसार का स्वरूप संख्यात्मक है या गुणात्मक है? तो भारत में शिक्षा जो प्रसार है उसका स्वरूप कैसा है? तो उसका स्वरूप है गुणात्मक। उसका स्वरूप गुणात्मक नहीं है, उसका स्वरूप है संख्यात्मक। कैसा स्वरूप है? संख्यात्मक स्वरूप है। वर्तमान भारत में शिक्षा प्रचार का स्वरूप गुणात्मक परिणात्मक है। गुणात्मक है या परिणात्मक? तो वर्तमान में शिक्षा प्रचार का स्वरूप कैसा है? तो शिक्षा प्रचार का स्वरूप है परिणात्मक। कैसा है? तो परिणात्मक है। भारत में स्त्री शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? भारत में स्त्री शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? तो सामाजिक रूढ़ियां हैं, दृष्टिकोण है, सही है। बालिका विद्यालय और अध्यापिकाओं की कमी, ये भी सही है। स्त्री का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित है, भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। स्त्री के में शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, सामाजिक रूढ़ियां, दृष्टिकोण है, बालिका विद्यालयों और अध्यापिकाओं की कमी है तथा स्त्रियों का कार्यक्षेत्र तक सीमित होता है। उपयुक्त सभी सही है। स्वतंत्रता पूर्व किस काल में शासन तंत्र में स्त्री और शिक्षा प्रचार के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं? तो बौद्ध काल ने, मध्यकाल ने, ब्रिटिश काल ने, उपयुक्त सभी। तो स्वतंत्रता पूर्व किस काल में शासन तंत्र में स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं? तो उल्लेखनीय प्रयास कहाँ किए गए? बौद्ध काल में, तो ब्रिटिश काल में भी, तीनों काल में किए गए। मध्यकाल में भी प्रयास किए गए थे। मध्यकाल में भी प्रयास किए गए थे क्या? नहीं,
ये स्वतंत्रता पूर्व किस काल के शासन तंत्र में स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए खूब प्रयास किए गए हैं? तो वो है ब्रिटिश काल। कौन सा काल है? ब्रिटिश काल। इसमें शिक्षा के लिए खूब प्रयास किए गए, ये गलत है। तो केवल ब्रिटिश काल में क्या किया गया है? तो स्वतंत्रता से पूर्व कि शासन तंत्र में स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया है, वो क्या है? ब्रिटिश काल। महिला समाख्या योजना कब प्रारंभ हुई? तो महिला समाख्या योजना कब प्रारंभ हुई? तो सन 1989 में। महिला समाख्या योजना कब प्रारंभ हुई? जब ओपन स्कूल खुले तभी प्रारंभ हुई, 1989 में। 1989 में। महिला समाख्या योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिला समाख्या योजना का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना। शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना ही क्या कहलाता है? तो महिला समाख्या का उद्देश्य है महिला समाख्या। हंसा मेहता समिति किससे संबंधित है? तो हंसा मेहता समिति जो है स्त्री शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो स्त्री शिक्षा से संबंधित है। कौन? हंसा मेहता समिति। महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सन 1989 में। सन 1989 में प्रारंभ हुआ। RMSA का विस्तारित रूप क्या है? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान, RMSA, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान। निम्नलिखित में से भारत के किस काल में स्त्री शिक्षा की दशा को सबसे बुरी अवस्था में थी? भारत में स्त्री शिक्षा थी वो किस काल में सबसे खराब थी, सबसे पिटी थी, दयनीय थी? वो है मध्यकाल। मध्यकाल में स्त्री की दशा सबसे दयनीय थी। भारत में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना संस्था द्वारा की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशनरियों के द्वारा। प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। बालिका विद्यालय की स्थापना किसके के द्वारा? प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन सन 1958 में। सन 1958 में देशमुख समिति सन 1958 में देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1959 में। 1959 में राष्ट्रीय शिक्षा महिला का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने और आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए चलाई जाने वाली शैक्षिक योजना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सामाजिक शिक्षा योजना। प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने और आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए चलाई जाने वाली शैक्षिक योजना को क्या कहते हैं? तो सामाजिक शिक्षा योजना। क्या कहते हैं? तो सामाजिक शिक्षा योजना। सामाजिक शिक्षा के पक्ष हैं। तो सामाजिक शिक्षा के कौन कौन से पक्ष हैं? तो सामाजिक शिक्षा के कौन से पक्ष हैं? कम आयु के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना। कम आयु के जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको क्या करना? साक्षर बनाना। औपचारिक शिक्षा प्राप्त न करने वाले जनसमूह को शिक्षित मस्तिष्क का निर्माण करना। ये भी सही है। नागरिकता की भावना का विकास करना। ये भी सही। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं। सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य है जीवन उपयोगी ज्ञान देना। तो सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जीवन उपयोगी ज्ञान देना। सामाजिक शिक्षा की प्रगति में बाधा है। तो सामाजिक शिक्षा की प्रगति में कौन कौन से बाधा हैं? तो उपयुक्त पाठ्यक्रम की समस्या है, कोई बढ़िया सिलेबस नहीं है, प्रशिक्षित योग्य अध्यापक नहीं है, साधन और उत्साह की कमी है। उपयुक्त सभी। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1991 में हुई। सन 1991 में हुई थी प्रौढ़ शिक्षा। राष्ट्रीय पाठशालाएं किस वर्ग के लोगों के लिए खोली गई हैं? राष्ट्रीय पाठशालाएं किस वर्ग के लोगों के लिए खोली गई हैं? तो प्रौढ़ वर्ग के लिए। किस वर्ग के लिए? तो राष्ट्रीय पाठशालाएं किस वर्ग के लोगों के लिए खोली गई हैं? तो
प्रौढ़ वर्ग के लोगों के लिए खोली गई हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रौढ़ शिक्षा से क्या आशय था? प्रौढ़ शिक्षा से क्या आशय था? प्रौढ़ शिक्षा स्त्री और पुरुषों को साक्षरता प्रदान करना, स्त्री पुरुष को साक्षरता प्रदान करना। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1959 को 5 सितंबर 1959 को हुई थी। हमारे देश में सामाजिक शिक्षा की सफलता के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? तो हमारे देश में सामाजिक शिक्षा की सफलता के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? तो मुख्य बाधा क्या है? साक्षरता की दर का अधिक होना, निरक्षरता की दर का अधिक होना। साक्षरता नहीं, निरक्षरता की दर का अधिक होना, निरक्षरता की दर का अधिक होना। सामाजिक शिक्षा का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? तो सामाजिक शिक्षा का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? प्रौढ़ स्त्री और पुरुष को जीवन उपयोगी ज्ञान और जानकारी प्रदान करना। प्रौढ़ स्त्री पुरुष को जीवन उपयोगी ज्ञान और जानकारी प्रदान करना तथा सामाजिक शिक्षा के 2 साधन लिखिए। सामाजिक शिक्षा के 2 साधन लिखिए। तो सामाजिक शिक्षा के 2 साधन कौन कौन? समाचार पत्र है, आकाशवाणी है, समाचार पत्र आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, चलचित्र है, प्रदर्शनी है। ये सब क्या है? सामाजिक शिक्षा के साधन। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती? भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती? तो जनगणना 10 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? तो 10 वर्ष के बाद होती है। कौन सा प्रांत भारत की जनगणना 2001 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो वो कौन सा था? तो वो उत्तर प्रदेश था सबसे अधिक जनसंख्या वाला। कौन था? तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या शिक्षा न तो यौन शिक्षा है और न ही पारिवारिक नियोजन से भिन्न विधियों की शिक्षा है। जनसंख्या शिक्षा न तो यौन शिक्षा है और न ही पारिवारिक नियोजन से भिन्न विधियों की शिक्षा है। जनसंख्या शिक्षा की वृद्धि और उसके वितरण और जीवन स्तर से उससे संबद्ध है। आर्थिक सामाजिक परिणाम का अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर एस चंद्रशेखर का है। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य रूप से किससे संबंध है? जनसंख्या शिक्षा का मुख्य रूप से जनसंख्या की स्थिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या की। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विश्व जनसंख्या के संदर्भ में देश की जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करना, छोटे परिवार में व्यक्तिगत जीवन की गुणात्मकता को जानना, यह अनुमान कराना कि जनसंख्या जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बढ़ने से बढ़ती है। उपयुक्त सभी जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या शिक्षा का छात्र और अध्यापक को जनसंख्या के दुष्परिणाम से अवगत कराना है। तो छात्र और अध्यापक को जनसंख्या के दुष्परिणाम से अवगत कराना, छात्रों और अध्यापकों के मध्य। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जनसंख्या शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम का ज्ञान देना, सही है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय का ज्ञान देना, यह भी सही है। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान देना, यह भी सही है। भाषागत समस्या को हल करना जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। भाषागत समस्या को हल करना जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य नहीं। जनसंख्या शिक्षा आरंभ होनी चाहिए। तो जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही आरंभ होनी चाहिए। कहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ होनी चाहिए। जनसंख्या शिक्षा भारत के दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी के संदर्भ में, तो जनसंख्या शिक्षा भारत में जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1980 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1980। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। कब? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान विकासशील देशों का प्रमुख समस्या कौन सी है? तो वर्तमान विकासशील देशों की प्रमुख समस्या कौन सी है? जनसंख्या में होने वाली निरंतर वृद्धि जो है ये समस्या है।
जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का शैक्षिक उपाय क्या है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का शैक्षिक उपाय क्या है? जनसंख्या शिक्षा को लागू करना। जनसंख्या शिक्षा को लागू करना। जनसंख्या शिक्षा को लागू करना। जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रोस्लोन आर वेलेंट ने प्रस्तुत किया। जनसंख्या विस्फोटक से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या विस्फोटक से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या में अवांछनीय रूप से वृद्धि। जनसंख्या में अवांछनीय रूप से वृद्धि। जनसंख्या में अवांछनीय रूप से वृद्धि। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? भारत ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? तो 15 फरवरी 2000 में की थी। 15 फरवरी 2000 में थी। ग्रामीण क्षेत्र में जनता को जनसंख्या शिक्षा प्रदान करने का मुख्य साधन क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्र में जनता को जनसंख्या शिक्षा प्रदान करने का मुख्य साधन क्या था? दूरदर्शन और जनसंचार के अन्य माध्यम हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित जनसंख्या शिक्षा संबंधी पुस्तक का नाम क्या है? पॉपुलेशन इन क्लासरूम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा प्रकाशित जनसंख्या शिक्षा संबंधी पुस्तक का क्या नाम है? पॉपुलेशन इन क्लासरूम। सीखने का नियम किसने दिया था? तो सीखने के नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सीखने का नियम प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित। किससे संबंधित है? प्रयास के और त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है कि प्रगतिशील जो व्यवहार है, जो हम व्यवहार प्रगतिशील है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। यह कथन स्किनर का है। किसका है? स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे। ये सीखने के बारे में इन्होंने कथन कहा था, अधिगम के बारे में, कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है। सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है। कि सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है तथा पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, तथा जो पुरानी क्रियाशीलता है उनको बढ़ा देना है, और सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त कर लेना है। यह कथन किसका है? यह कथन है अंडरवुड का। यह कथन है अंडरवुड का। यह कथन किसका है? अंडरवुड का। कि सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है, पुरानी प्रतिक्रियाओं को क्रियाशील करना है। यह कथन अंडरवुड का है। किसका है? अंडरवुड का। व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रतिक्रिया सीखना है। व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया सीखना है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर का है। यह कथन किसका है? स्किनर का है। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। सीखने से परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के व्यवहार में। जब आप सीखते हैं तो आप कहाँ परिवर्तन होता है? आपके व्यवहार में। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए। किसने? थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए थे। अभ्यास का नियम, त्रुटि का नियम, प्रभाव का नियम, ये सीखने के नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो दिया था। निम्नलिखित में से किसने अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये जो है ये मुख्य नियम है। बाकी ये जो अनुप्रयोग का नियम है, गौण नियम है थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का गौण नियम। करके सीखने की क्रिया के सीखने का कौन सा नियम सर्वाधिक है? तो करके सीखने की क्रिया का नियम कौन सा सर्वाधिक है? तो करके सीखने की क्रिया से सीखने का कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? वो है अभ्यास का नियम। कौन सा है? तो वो है अभ्यास का नियम। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। कौन कौन से सामाजिक कारक हैं? तो अनुकरण है, प्रशंसा है, निंदा है, प्रतियोगिता है। उपयुक्त सभी ये सीखने को प्रभावित करते हैं। प्रशंसा है, निंदा है, अनुकरण है, प्रतियोगिता, ये सब प्रभावित करते हैं सीखने को। अधिगम जिसमें व्यक्ति की
व्यक्ति के किसी समाधान और हल की जांच करता है। हल की जांच करता है, कहाँ गलती है, कहाँ गलती है, जिसके पुनः जांच कर ठीक करता है, पुनः जांच कर ठीक करता है, तब ठीक करता है, तब तक सफल नहीं होता है जब तक कि यह परिभाषा किससे संबंधित है कि अधिगम किसी व्यक्ति किसी समाधान अथवा हल की जांच करता है और कहाँ गलतियां हैं उसका पुनः जांच कर ठीक करता है, तब तक ठीक करता रहता है जब तक सफलता नहीं बन जाती। यह कथन किसकी विशेषता है? प्रयास उत्तुट का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास उत्तुट का सिद्धांत, ये उसकी विशेषता है। आरंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? आरंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? आरंभ में बालक किस प्रकार से प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है। प्रयास और त्रुटि के द्वारा बालक क्या करता है? सीखता है आरंभ में। अधिगम में प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो थॉर्नडाइक ने। किसने प्रतिपादित किया है? तो थॉर्नडाइक। समस्यात्मक परिस्थिति को समग्रता से समझा जाना है। समस्यात्मक परिस्थिति को समग्रता में समझा जाना है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्वदृष्ट से मन में आ जाता है। यह कथन किसका है? तो सूझ द्वारा सीखना। समस्यात्मक परिस्थिति को समग्रता से समझ जाना मतलब सूझ के द्वारा सीखने से। कोई समस्या है उसको समग्रता पूर्ण रूप से समझ लेना और तुरंत ही उसका हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि से मन में आ जाता है। इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने। सूझबूझ के सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम जो बिना किसी पूर्व नियोजन अथवा तर्कहीन और यांत्रिकी और बिना किसी क्रम से जहाँ हल आकस्मिक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो सूझ का सिद्धांत। अधिगम बिना किसी पूर्व नियोजन और तर्कहीन और यांत्रिक बिना किसी क्रम से जहाँ हल आकस्मिक होता है उसे क्या जाना जाता है? उसे क्या जाना जाता है? उसे इसमें तो लिखा है सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत वैसे हमारे अनुसार तो होना चाहिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। मान लेते हैं सूझ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत इसमें लिखा हुआ है। 15 नंबर 16 अंतर्दृष्टि अथवा सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का जनक कौन है? तो कोहलर है। कौन है? तो कोहलर है। तो कोहलर ने निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कोहलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सूझ द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सीखने में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? सीखने में उद्दीपन स्टिमुलस अनुक्रिया सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? तो पावलोव को माना जाता है। किसे माना जाता है? पावलोव को माना जाता है। तो सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर तो लिखा है थॉर्नडाइक। क्या लिखा है? थॉर्नडाइक। तो सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो कौन सा जानवर था जिस पर प्रयोग किया था? वो थी भूखी बिल्ली। बिल्ली पर प्रयोग किया था। कहाँ पर? बिल्ली पर। सीखना मूल रूप से क्या है? तो सीखना मूल से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। सीखने की कोई परिभाषा बताओ। तो सीखने की एक परिभाषा बताइए। तो सीखना है क्या? तो सीखने की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार सीखना नया कार्य करने में निहित है। सीखना नया कार्य करने में निहित है, बस शर्तें हैं कि नई क्रिया पुष्टिकृत हो और बाद की क्रियाओं में पुनः प्रगति करूँ। व्यवहार के द्वारा, इसके स्थान पर आप याद कर लीजिए, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में सीखना ही परिवर्तन कहलाता है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में सीखना ही परिवर्तन कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? जेपी गिलफोर्ड का कथन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? जेपी गिलफोर्ड का है। जेपी गिलफोर्ड का है।
यह कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को ही सीखना किसने कहते कि जो व्यवहार का अर्जन किया जाता है उसमें उन्नति की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता, सीखना कहा। यह कथन किसका है? ये कथन स्किनर का है। किसने कहा कि ज्ञान अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है, सीखना है? यह क्रो एंड क्रो है। किसने कहा कि ज्ञान है अभिवृत्ति है कि प्राप्ति ही अधिगम है? ज्ञान अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है, क्रो एंड क्रो का कहना है, क्रो एंड क्रो का। सीखने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रेरणा है। सीखने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रेरणा है। प्रेरणा क्या होती है? जो किसी कार्य को करने के प्रति जागरूक करती है, उसी को प्रेरणा कहते हैं। सीखने तथा परिपक्व में क्या संबंध है? तो गहरा संबंध है। तो सीखना और परिपक्वता में कैसा संबंध है? तो परिपक्वता सीखने के लिए अनिवार्य शर्त है। जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे, एक छोटा बच्चा है वो नहीं सीख सकता, जब बड़ा हो जाता है तो सीख लेता है। इसी प्रकार परिपक्वता मतलब उन बड़े होने से है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे सीखने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। तो कैसा संबंध? अनिवार्य है। हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। किसका है कथन? तो थॉर्नडाइक का कथन है, हम करके सीखते हैं। तथा सीखने से संबंधित मुख्य नियम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो वो थॉर्नडाइक। सीखने से संबंधित थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, त्रुटि का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने पिंजरे में अपना प्रयोग किस पर किया था? तो एक भूखी बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम कितने उपनियम हैं? तो थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के कितने उपनियम, अभ्यास के नियम के कितने उपनियम हैं? तो पुनरावृत्त का नियम है, नवीनतम का नियम है, अनुप्रयोग का नियम है। तो पुनरावृत्त का नियम है, नवीनतम का नियम है, अनुप्रयोग का नियम है। सीखने का कौन सी एक विधि है? सीखने की कौन सी विधि ऐसी है जिसे मुख्य रूप से केवल मनुष्य द्वारा ही अपनाया जाता है? सीखने की ऐसी कौन सी विधि जो केवल मनुष्य द्वारा ही अपनाया? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था, ये वही है। जो कोहलर ने दिया था ये वही है। सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने प्रतिपादित किया। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी था जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था, ये चिंपैंजी था। सीखने की प्रक्रिया में एक दशा को क्या कहते हैं? सीखने की प्रक्रिया में उस दशा को क्या कहते हैं जब व्यक्ति की सीखने की दर स्थिर हो जाती है? तो व्यक्ति के सीखने की दर स्थिर हो जाती है तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। क्या कहते हैं? पठार। सीखने का पठार कहा जाता है। कोहलर ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? तो कोहलर ने। सीखने की प्रक्रिया को, उस दशा को क्या कहते हैं जब व्यक्ति सीखने की दर स्थिर हो जाती है, जब कुछ नहीं सीखता है? तो सीखने का उसे पठार कहते हैं। सीखने के कितने पठार हैं? तो 3 पठार हैं। सीखने के 3 पठार बताए गए हैं।